वेलकम टू इंस्पायर फिजिक्स क्लासेस फ्रेंड्स। आज हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए दोस्तों मॉक टेस्ट नंबर 2। यदि दोस्तों आपने पहले वाला मॉक टेस्ट है ये जो नवंबर मिशन वाला यदि नहीं देखा है तो उसे भी वॉच कर लें दोस्तों। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कशन कर चुके हैं अपन उसके अंदर भी। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हमारे आज के मॉक टेस्ट नंबर 2 की। यदि आपने दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। दोस्तों शुरुआत करते हैं हमारे मॉक टेस्ट नंबर 2 की। देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन है। दोस्तों पहले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि विमीय सूत्र m/t-3 दर्शाता है। यानी दोस्तों आपको बताना है जो डायमेंशनल फार्मूला है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा। दोस्तों ये m1L/t-3 डायमेंशन फार्मूला होता है वो याद रखना शक्ति का होता है यानी पावर का होता है। दोस्तों बल का जो डायमेंशन फार्मूला होता है वो हमारा होता है m1L1t-2 होता है। यदि दोस्तों इसको अपन L से मल्टीप्लाई कर देते हैं यानी m1L2t-2 ये होता है दोस्तों हमारा ऊर्जा एवं कार्य का डायमेंशन फार्मूला। और यदि इसको t से डिवाइड कर देते हैं यानी m1L2t-3 तो दोस्तों ये हमारी डायमेंशन होती है पावर का, शक्ति का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला यानी m1L2t-3 डायमेंशन फार्मूला होता है वो होता है पावर का। अब आपके लिए सेकेंड क्वेश्चन है। स्थिर लिफ्ट में सरल लोलक का आवर्तकाल t है। यदि लिफ्ट g बाई त्वरण से ऊपर की ओर गति करने लगे तो नया आवर्तकाल होगा। दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारा टाइम पीरियड होता है वो हमारा व्युत्क्रमानुपाती होता है रूट जी के। तो इस कारण दोस्तों हमारा जो T2 अपॉन में T1 हो जाएगा वो रूट G1 अपॉन में रूट G2 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों कई बच्चे क्या करेंगे G2 का मान दोस्तों डायरेक्ट G/3 रख देंगे, लेकिन G2 का मान यहाँ पर G/3 न होकर के क्या होगा। देखिए दोस्तों पहले यानी कि मान लेते हैं लिफ्ट स्थिर रहती है तो इसके अंदर दोस्तों जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो G हमेशा लगता है। यदि दोस्तों यह ऊपर की ओर किसी त्वरण से जाती है तो जो इफेक्टिव यानी एक्सीलरेशन होता है वो G प्लस में A हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें A का मान G दिया हुआ है तो दोस्तों हमारा जो G2 का मान हो जाएगा इफेक्टिव त्वरण वो हो जाएगा हमारा G प्लस के G/3 यानी कि हो जाएगा हमारा 4/3 इंटू में G। दोस्तों यहाँ पर रखते हैं G1 का मान अपन रखेंगे G एवं G2 का मान अपन क्या रख देंगे 4/3 इंटू में G। देखिए दोस्तों रूट G से रूट G कैंसिल हो जाएगा और जो T2 इज इक्वल टू हो जाएगा वो कितना होगा दोस्तों 4। तो यानी ये 3 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा ऊपर √3 और नीचे √4 बचेगा यानी कि 2 और इंटू में हो जाएगा T1 यानी इधर यानी कि T। दोस्तों T2 का मान आपको नया आवर्तकाल कितना प्राप्त हो गया √3/2 इंटू में 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला यानी T√3 अपॉन में 2। दोस्तों याद रखना G2 का मान डायरेक्ट G/3 नहीं रख देना बल्कि G2 का मान हो जाएगा वो हो जाएगा G प्लस G/3 होगा क्योंकि यह G बाई त्वरण से ऊपर की ओर गति कर रही है। तो यदि इसका जो नया आवर्तकाल पूछा जाएगा तो वो कितना हो जाएगा T√3 अपॉन में 2। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके। किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर 90 kg है। यदि इसे पृथ्वी की त्रिज्या की आधी की ऊंचाई के बराबर ऊंचाई पर ले जाया जाता है इसका भार होगा। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि कोई ऑब्जेक्ट है उसका वेट अर्थ की सरफेस पर दिया हुआ है 90 kg। यदि दोस्तों इसको पृथ्वी की सतह से यानी दोस्तों पृथ्वी की जो रेडियस है उसकी आधी यानी r/2 ऊंचाई पर ले जाया जाता है तब इसका जो नया वेट होगा यानी W' वो बताना है कितना होगा। दोस्तों हम जानते हैं जो W होता है वो यानी गुरुत्वीय त्वरण G पर डिपेंड करता है यानी इसके समानुपाती होता है। तो सबसे पहले अपन यानी r/2 ऊंचाई पर यहाँ पर यानी कि गुरुत्वीय त्वरण का मान निकालेंगे कितना होगा। दोस्तों हमारा जो यदि गुरुत्वीय त्वरण मान निकालते हैं h ऊंचाई पर है तो उसका फॉर्मूला होता है G अपॉन में 1 प्लस के H अपॉन में R की यहाँ पर होता है इसका होल स्क्वायर है। तो दोस्तों हमें कहाँ पर निकालना है G का मान r/2 ऊंचाई पर निकालना है तो ये हमारा हो जाएगा R अपॉन में 1 प्लस r/2 और दोस्तों पहले वाला R है तो ये अपॉन में R हो जाएगा। इसका करेंगे अपन स्क्वायर तो दोस्तों R से R कैंसिल हो जाएगा 1 प्लस 1/2 हमारा कितना हो जाएगा 3/2 और यदि दोस्तों इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा G अपॉन में हो जाएगा। दोस्तों ऊपर तो रहेगा हमारा 3 तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 9 और अपॉन में है 2 तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 4। तो यानी कि दोस्तों हमारा G r/2 का मान निकल कर कितना आ गया यानी कि G का कितना गुना हो जाएगा ये हो जाएगा 4/9 गुना।
तो दोस्तों यानी कि जो वेट होगा वह भी हमारा जो पृथ्वी की सतह पर वेट होगा उसका 4/9 गुना जाएगा। तो पृथ्वी की सतह पर जो हमें वेट दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 90 kg। यदि इसका दोस्तों अपन 4/9 गुना निकालेंगे यानी 4/9 से गुणा करेंगे इसको, तो यहाँ पर हमें बचाएगा 10 और 10 को यदि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा 4 है। तो दोस्तों यानी कि पृथ्वी की सतह से r/2 ऊंचाई पर जो हमारा नया वेट हो जाएगा वो हो जाएगा 40 kg। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पिंड के वेग की समय पर निर्भरता समीकरण v = 20 + 0.1 t² द्वारा व्यक्त की जाती है तो पिंड गतिशील है। यानी दोस्तों आपको दिया हुआ है कि जो हमारी वेलोसिटी है वो समय पर इस इक्वेशन के द्वारा निर्भर कर रहा है। तो आपको बताना है कि पिंड की गति क्या होगी। ऑप्शन दिया हुआ है कि एक समान त्वरण से या एक समान मंदन से, असमान त्वरण से या शून्य त्वरण से। यानी कि दोस्तों हमें इसका त्वरण निकालना है। तो हम जानते हैं यदि वेलोसिटी में दिया हुआ हो तो यदि उसका एक्सीलरेशन निकालते हैं तो हमारा उसका टी के सापेक्ष क्या करते हैं अवकलन। तो दोस्तों यदि अपन इसका अवकलन करेंगे तो 20 का यदि अवकलन करेंगे तो हमारा हो जाएगा 0 और 0.1 t² का यदि अपन अवकलन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0.2 और ये यानी t² को हो जाएगा t। यानी कि दोस्तों हमारा जो dv/dt यानी एक्सीलरेशन का मान कितना आ गया 0.2 t। दोस्तों यहाँ पर अपन देखते हैं कि यह t के मान पर निर्भर कर रहा है। यानी दोस्तों जैसे जैसे t का मान बढ़ेगा तो हमारा एक्सीलरेशन भी इंक्रीज हो जाता है। यानी कि दोस्तों हमारा त्वरण न तो समान है और न ही मंदन है, यानी यह असमान त्वरण से क्या कर रहा है गति कर रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। यानी दोस्तों जो पिंड होगा वो असमान त्वरण से गतिशील होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक समान आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो परिवर्तन होता है कण के संवेग में, कण की गतिज ऊर्जा में, कण की चाल में या उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी दोस्तों आपको दिया हुआ कि कोई एक चार्ज पार्टिकल है वो दोस्तों यानी कोई मैग्नेटिक फील्ड है उसके परपेंडिकुलर यानी मूविंग कर रहा है। तो दोस्तों आपको बताना है कि उस पार्टिकल की कौन सी जो क्वांटिटी है वो हमारी अनचेंज रहेगी, यानी कि दोस्तों चेंज नहीं होगा। यानी दोस्तों वो बताना किस क्वांटिटी में चेंज होगा, यानी कि दोस्तों ये बताना है। दोस्तों हम जानते हैं कि जब कोई चार्ज पार्टिकल यानी मैग्नेटिक फील्ड के दोस्तों यानी परपेंडिकुलर मूविंग करता है तो वह एक सर्कुलर पाथ पर गति करता है। और हम जानते हैं सर्कुलर पाथ के अंदर दोस्तों जो हमारा पार्टिकल होता है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो रेगुलर चेंज होती रहती है। तो इसके डायरेक्शन चेंज होने के कारण दोस्तों हमारी जो वेलोसिटी का मान होगा जो कि डायरेक्शन पर डिपेंड करता है तो इसका मान रेगुलर यानी परिवर्तित होता रहेगा यानी चेंज होता रहेगा। लेकिन दोस्तों इसकी जो यानी वेलोसिटी का परिमाप है या अपन बोल सकते हैं स्पीड होगी दोस्तों उसका मान नहीं चेंज होगा। यानी दोस्तों यहाँ पर भी स्पीड कितनी होगी 20, यानी कि यदि 20 है तो यहाँ पर 20 होगी, यहाँ पर 20 है। यानी कि दोस्तों केवल इसकी डायरेक्शन ही चेंज होती है यानी स्पीड का मान अपरिवर्तित रहता है। तो यानी कि दोस्तों स्पीड का मान हमारा अपरिवर्तित रह जाएगा। और हम जानते हैं जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv² है, उसके अंदर दोस्तों ये जो v होता है ये भी हमारा स्पीड ही लिया जाता है यानी कि न कि वेलोसिटी। तो काइनेटिक एनर्जी का मान भी हमारा अनचेंज रहेगा, बल्कि दोस्तों जो मोमेंटम होता है इसके फॉर्मूले में ये जो v होता है दोस्तों ये वेक्टर यानी कि हमारा वेलोसिटी का मान लिया जाता है, यह डायरेक्शन पर डिपेंड करता है मोमेंटम में। तो इसका मान दोस्तों हमारा चेंज होगा ये इस सर्कुलर पाथ पर यदि यह मोशन करेगा। तो यदि दोस्तों कोई चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्रवेश करता है तो उसका जो संवेग होगा यानी मोमेंटम होगा वो लगातार परिवर्तित होता रहेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों छठवां क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है कि किसी असमान परिच्छेद वाली धात्विक चालक से स्थायी धारा बहती है तो चालक की लंबाई के अनुदिश क्या स्थिर रहेगा। यानी दोस्तों में दिया हुआ है धारा, विद्युत क्षेत्र एवं अनुगमन वेग। यानी दोस्तों में क्या दिया हुआ है कि कोई असमान यानी परिच्छेद वाले यानी दोस्तों उसका जो अनुप्रस्थ काट है वो अलग अलग जगह पर दोस्तों अलग अलग है यानी असमान है। तो यदि इसके अंदर दोस्तों इक्वल यानी करंट यानी फ्लो कर रहा है तो आपको बताना है कि नीचे दी गई अनुसार कौन सी क्वांटिटी हमारी कांस्टेंट रहेगी। तो दोस्तों हम जानते हैं कि सबसे पहले में क्या दिया हुआ है विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र दोस्तों इसका जो फॉर्मूला होता है इसका एक फॉर्मूला होता है दोस्तों E होता है रो जे। और दोस्तों हम जानते हैं जो J होता है इसका फॉर्मूला होता है I/A। तो हम देखते हैं कि यदि दोस्तों A का मान यानी हमारा लगातार परिवर्तित हो रहा है तो J का मान यानी धारा घनत्व का मान भी क्या होगा चेंज होता रहेगा। यदि दोस्तों धारा घनत्व का मान हमारा परिवर्तित हो रहा है तो E का मान भी हमारा परिवर्तित होता रहेगा, यानी कि दोस्तों विद्युत क्षेत्र का मान क्या नहीं रहेगा
कांस्टेंट नहीं रहेगा। और दोस्तों जो अनुगमन वेग है यानी वी डी इजक्वल, इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है आई अपॉन में एन ई ए। यानी दोस्तों यह भी यानी जो हमारा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह भी हमारा रेगुलर परिवर्तित हो रहा है, तो यानी वी डी का मान भी हमारा अनचेंज यानी लगातार चेंज होता रहेगा, परिवर्तित होता रहेगा। तो लेकिन दोस्तों जो हमारी धारा का मान होता है वो एरिया पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती, न तो धारा घनत्व पर डिपेंड करती है। तो इसके कारण इसमें दोस्तों जो सिर्फ धारा का मान होगा वही स्थिर रहेगा, यानी दोस्तों यानी कांस्टेंट रहेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी करंट ओनली। अब आपके लिए 7वां क्वेश्चन है, एक वायु की करोड़ कुंडली एवं एक विद्युत बल्ब एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। यदि कुंडली में एक लोहे की छड़ डाली जाती है तो बल्ब के प्रकाश की तीव्रता अपरिवर्तित रहेगी, बढ़ेगी, घटेगी, पहले घटेगी या फिर बढ़ेगी। इन दोस्तों आपको क्या दिया हुआ है कि कोई हमारा प्रत्यावर्ती स्रोत है, उसके दोस्तों जो समांतर क्रम में एक तो दोस्तों हमारी कुंडली एवं एक यानी बल्ब जुड़ा हुआ है। यदि दोस्तों इस कुंडली के अंदर लोहे की करोड़ यानी प्रवेश कराई जाती है तो आपको बताना है कि जो बल्ब की इंटेंसिटी होगी यानी तीव्रता होगी वो किस प्रकार से परिवर्तित रहेगी। दोस्तों याद रखना, जो तीव्रता होती है वो परिपथ के अंदर दोस्तों हमारा जो करंट फ्लो करता है उसके समानुपाती होता है। और हम जानते हैं जब दोस्तों यदि किसी कुंडली में यानी किसी लोहे की करोड़ को प्रवेश कराया जाता है तो इसका जो रेजिस्टेंस होता है दोस्तों उसका मान बढ़ जाता है, यानी यह धारा का अवरोध करने लगता है। तो दोस्तों धारा का अवरोध करेगा तो यानी कि जो परिपथ के अंदर जो धारा बह रही है उसका मान कम हो जाएगा। और यदि दोस्तों करंट का मान कम हो जाएगा दोस्तों हमारी जो प्रकाश की तीव्रता है यानी बल्ब की तीव्रता हो जाएगी, बल्ब के प्रकाश की इंटेंसिटी, तो वो भी हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी यानी घट जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। यानी यदि जो हमारी वायु करोड़ की कुंडली है उसके अंदर लोहे की दोस्तों कोई एक छड़ डाली जाती है तो जो बल्ब की इंटेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से मैक्सवेल द्वारा किन को एकीकृत किया गया है। यानी दोस्तों जो हमारा मैक्सवेल है उन्होंने कौन सी दो राशियों को एकीकृत किया है वो आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, क्योंकि दोस्तों हमारी जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं दोस्तों, उसके अंदर जो हमारे मैक्सवेल वैज्ञानिक है उन्होंने क्या किया कि जो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उन दोनों को मिलाकर यानी कि दोस्तों उनके जो कंपन है उन दोनों को मिलाकर के एक जो हमारी वेव होती है उनकी खोज की थी। वो कौन सी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो मैक्सवेल ने क्या किया था, विद्युत एवं चुंबकत्व को क्या किया था, एकीकृत किया गया है यानी यूनिफाइड किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणीय वेग की दिशा यानी कोणीय वेग सदिश की दिशा निम्न में से किसके अनुदिश होती है। यानी दोस्तों हमारा जो एंगुलर वेलोसिटी होती है उसकी जो डायरेक्शन होगी वो आपको बताना है किसके अनुदिश होती है। तो देखिए दोस्तों याद रखना, यदि कोई पार्टिकल यानी इस प्रकार इस वर्तीय पथ पर गति कर रहा है, इस वर्तीय पथ पर गति कर रहा है तो दोस्तों इसकी जो एंगुलर मोमेंटम यानी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा की जो डायरेक्शन होती है वो दोस्तों याद रखना, जो ये अक्ष होता है हमारा इसके लंबवत के अंदर से गुजरने वाला अक्ष होता है दोस्तों, इसके अनुदिश होती है ओमेगा की डायरेक्शन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी घूर्णन अक्ष के अनुदिश से। यानी दोस्तों इसका जो घूर्णन अक्ष होता है उसी के अनुदिश हमारी जो ओमेगा होता है उसकी डायरेक्शन होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी रोटेटिंग एक्सेसिस यानी घूर्णन अक्ष के अनुदिश क्या हो जाएगी, हमारी कोणीय वेग की डायरेक्शन। अब आपके लिए 10th क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है कि उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होता है। यानी दोस्तों हमारा जो कॉनकेव यानी कॉन्वेक्स मिरर होता है दोस्तों, उसके द्वारा जो इमेज फॉर्मेट होती है वो बतानी है कि कौन सी होती है। तो दोस्तों याद रखना, जो ये हमारा ये उत्तल यानी दर्पण होता है यानी दोस्तों कॉनकेव मिरर होता है, इसके द्वारा दोस्तों जो इमेज का यानी निर्माण होता है, क्रिएट इमेज होती है यानी फॉर्मेट इमेज होती है। तो दोस्तों याद रखना वो हमेशा क्या होती है, आभासी होती है दोस्तों, कभी भी वास्तविक नहीं बनती। और हमेशा दोस्तों सीधी होती है, कभी भी उल्टी नहीं होती, यानी आभासी, सीधी एवं दोस्तों क्या होती है वो हमेशा वस्तु से छोटी होती है। लेकिन दोस्तों हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इन तीनों में से केवल आभासी दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है वो हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्मेट करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एम त्रिज्या एवं एम संहति वाली एक वर्ताकार डिस्क का जड़त्व आघूर्ण उस डिस्क के लंबवत केंद्र से गुजरती हुई अक्ष पर निम्नलिखित होता है।
इन दोस्तों आपको बताना कि कोई हमारी कोई एक डिस्क है, तो इस डिस्क के दोस्तों जो यानी लंबवत केंद्र से गुजरने वाला जो अक्ष होता है, यदि इसके सापेक्ष इसको रोटेट करवाया जाता है तो इसका जड़त्व गुण बताना है कितना होगा। यानी दोस्तों इनर्शिया आपको निकालना है कितना हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखना, यदि यह वलय होती है यानी दोस्तों केवल यानी जो हमारा कण होता है यानी इस प्रकार से यदि रिंग या फिर वलय होती, तो उसका जो केंद्र से गुजरने वाला लंबवत अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण होता है उसका होता है एम आर स्क्वायर, बल्कि जो चकती का होता है दोस्तों चकती का इसके आधा हो जाता है, यानी कि चकती का यदि आप निकालोगे तो वो हमारा हो जाता है एम आर स्क्वायर बाई 2। तो याद रखना, यदि आपको कोई डिस्क दी हुई हो उसके केंद्र से एवं उसके लंबवत गुजरने वाला जो अक्ष होता है उसके सापेक्ष जो इनर्शिया पूछा जाए तो वो होता है एम आर स्क्वायर बाई 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला यानी 2 वाला। अब आपके लिए 12वां क्वेश्चन है, निम्न निर्वात में रखे दो आवेशों के मध्य विद्युत बल रख रहा है, यदि दोनों आवेशों के मध्य तांबे की पट्टी रख दी जाए तो अब विद्युत बल होगा। यानी दोस्तों आपको दिया हुआ कि निर्वात में कोई दो आवेश हैं, उसके मध्य में दोस्तों कोई इनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मान आपको दिया हुआ है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है दोस्तों मान लें एफ है। यदि दोस्तों इन दोनों चार्ज पार्टिकल हैं उनके मध्य में दोस्तों कोई तांबे की पट्टी रख दी जाए तो आपको बताना है कि इनके मध्य में बल कितना होगा। दोस्तों हम जानते हैं जो फोर्स होता है वो जो हमारा परावैद्युतांक होता है यानी जो हमारा ER होता है इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसके कारण दोस्तों हम जानते हैं जो हमारी कोई भी चालक होती है यानी कंडक्टर होती हैं यानी तांबे या फिर जो हमारी सोना चांदी कुछ भी यानी कंडक्टर होती है धातु, उसका दोस्तों ER का मान क्या होता है हमारा अनंत होता है। यानी दोस्तों इसकी जो विद्युत चालकता होती है यानी विद्युतशीलता कितनी होती है अनंत है। तो इसके कारण दोस्तों जो नया फोर्स हो जाएगा वो जाएगा हमारा 0। यदि दो आवेशों के मध्य दोस्तों हमारी जो तांबे की पट्टी रख दी जाती है तो उनके मध्य जो बल लगता है विद्युतीय बल यानी इलेक्ट्रिक फोर्स वो कितना हो जाएगा 0 0। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आपके लिए 13वां क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु किसी पृष्ठ पर गति करती है तो घर्षण बल कहलाता है। यानी दोस्तों आपको बताना कि कोई हमारी कोई वस्तु है इसको किसी पृष्ठ पर यानी दोस्तों यानी गति कराया जाता है यानी मूविंग कराया जाता है, तो दोस्तों सरफेस एवं जो वस्तु के बीच का जो घर्षण होगा वो आपको बताना है क्या कहलाएगा। दोस्तों याद रखना, यदि वस्तु यानी स्थिर अवस्था में हो उस समय यानी इस पर कोई बल लग रहा है तो दोस्तों उसी के बराबर इसमें यानी कि एक घर्षण बल उत्पन्न होता है। दोस्तों ये घर्षण बल कहलाता है हमारा स्थितिक घर्षण बल। यदि वस्तु मूविंग कर रही है दोस्तों यानी गतिशील है तो उस समय दोस्तों यही घर्षण क्या कहलाएगा गति घर्षण कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी जब कोई वस्तु मूविंग कर रही है यानी गति कर रही है तो उस समय जो घर्षण बल होता है उसको अपन कहते हैं गति घर्षण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला यानी डायनेमिक फ्रिक्शन। अब आपके लिए 14वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गैर रूढ़िवादी बल है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है यानी असंरक्षित बल होता है। तो दोस्तों याद रखना, जो घर्षण बल होता है वो हमारा असंरक्षित बल होता है, क्योंकि दोस्तों घर्षण बल के अंदर क्या होता है यानी दोस्तों हमारा क्या होता है कि संरक्षित बल क्या होते हैं कि वह बल जिसमें जो कार्य होता है दोस्तों केवल अंतिम एवं प्रारंभिक स्थिति पर ही डिपेंड करे बल्कि पथ पर डिपेंड न करे। बल्कि दोस्तों अपन देखते हैं घर्षण बल के अंदर यदि इस वस्तु को दोस्तों यहाँ से यहाँ पर लाया जाता है दोस्तों हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा और इसको यहाँ से यहाँ पर फिर से लाने में दोस्तों फिर से हमें कार्य करना पड़ेगा। यानी कि दोस्तों टोटल वर्क हमारा 0 नहीं होता है, बल्कि जो ग्रेविटेशन और जो स्प्रिंग एवं इलेक्ट्रिक फोर्स होता है उसके अंदर दोस्तों जो हमारा वर्क होता है वो किसी पथ पर डिपेंड नहीं करता बल्कि अंतिम एवं यानी प्रारंभिक यानी बिंदु पर ही डिपेंड करता है। तो इसके कारण यानी जो तीनों फोर्स होंगे ये तो हमारे हो जाएंगे कंजर्वेटिव फोर्स यानी संरक्षित बल, बल्कि जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर सिद्धांत अनुसार हाइड्रोजन परमाणु के संबंध में कौन सी क्वांटीकृत होगी। यानी दोस्तों आपको बताना है कि हमारा जो बोर का दोस्तों वो सिद्धांत है उसके अनुसार आपको बताना है कि दोस्तों इलेक्ट्रॉन की जो हमारी कौन सी राशि होगी वो क्वांटीकृत होती है। दोस्तों बोर वैज्ञानिक ने क्या बताया था कि जो दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका दोस्तों जो कोणीय संवेग होता है वो हमेशा NH यानी 2 का दोस्तों NH यानी दोस्तों H यानी 2 का पूर्ण गुणज होता है। यानी कि दोस्तों इसका जो
हमारा एल होता है वो कितना होता है NH/2 पाई, यानी हमेशा H/2 पाई का क्या होता है पूर्ण गुणज। यानी कि दोस्तों यह एक क्वांटीकृत राशि है, इसका क्वांटा का मान कितना होता है H/2 पाई। दोस्तों क्वांटीकृत क्या राशि कौन सी की होती है, यानी कि वह राशि जो यानी कि विश्व यानी कि है यानी पार्टों में पाई जाती है, यानी जिसका न्यूनतम यानी कोई मान होता है। दोस्तों जो न्यूनतम मान होता है उसको अपन कहते हैं क्वांटा, और बाकी के दोस्तों इसके जो अधिक यानी कि मान होते हैं वो जो सबसे यानी कम राशि होती है उसका हमेशा पूर्ण गुणज होती हैं, वो हमारी कौन सी राशि होती है क्वांटीकृत। और जो कोणीय संवेग होता है बोर सिद्धांत के अनुसार वो क्या होता है हमेशा H/2 का कितना होता है गुणा होता है यानी पूर्ण गुणज होता है। तो इसका क्वांटा का मान होता है H/2 और जो हमारा कोणीय संवेग होता है इलेक्ट्रॉन का वो क्या होती है एक क्वांटीकृत राशि होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब है 16वां क्वेश्चन है, फ्राउनहोफर रेखाएं निम्नलिखित में से देखी जाती हैं। यानी जो तो हमारी जो फ्राउनहोफर यानी लाइन होती हैं वो आपको बताना है कि दोस्तों यानी किस में ऑब्जर्व की जाएंगी, यानी कि दोस्तों किस में देखी जा सकती हैं। दोस्तों याद रखना वो होती है सोलर स्पेक्ट्रम में। यानी दोस्तों जो हमारी फ्राउनहोफर की जो रेखाएं होती हैं वो जो हमारा सोलर स्पेक्ट्रम होता है दोस्तों उसके अंदर देखी जा सकती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वाला। अब आपके लिए 17वां क्वेश्चन है। 17वां क्वेश्चन में आपको दिया, जब एक पीएन संधि का उत्क्रम बायस दिया जाता है तो संधि से बहने वाली धारा मुख्यतः होती है। यानी दोस्तों हमारा कोई पीएन जंक्शन है, यदि उसको रिवर्स बायस दिया जाता है तो आपको बताने है कि इनसे दोस्तों जो करंट फ्लो होगा इसके थ्रू वो आपको बताना वो मुख्यतः किसके कारण होगा। तो दोस्तों वो होगा ड्राफ्ट ऑफ चार्ज यानी आवेशों के अपवहन के कारण। दोस्तों याद रखना यदि पीएन संधि डायोड को रिवर्स बायस में जोड़ा जाता है तो जो करंट फ्लो करता है वो आवेशों के अपवहन के कारण यानी ड्राफ्ट ऑफ चार्ज के कारण करता है। यदि उसको अगर बायस में यानी दोस्तों अगर बायस में जोड़ा जाता है तो उस समय दोस्तों जो करंट फ्लो करता है वो आवेशों के विसरण के कारण करता है यानी डिफ्यूजिंग ऑफ चार्ज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है कि यदि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य समान है तब इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा होगी। यानी दोस्तों आपको क्या दिया हुआ है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है उनकी दोस्तों दोनों की जो यानी जो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य है यानी डी ब्रोगली की वेवलेंथ है वो इक्वल है। तो काइनेटिक एनर्जी बताना है इलेक्ट्रॉन की कितनी होगी। दोस्तों याद रखना जो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है वो लैम्डा इज इक्वल टू होता है H/√2mE के। यानी दोस्तों ये हमारी ई होती है यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, एम होता है पार्टिकल का मास है। दोस्तों यहाँ पर लैम्डा का मान हमें इक्वल दिया हुआ है तो इसको दोस्तों यदि अपन सोल्व करेंगे तो ये वाला पार्ट इधर लाएंगे ये वाला इधर है तो √2m ये हमारा इक्वल हो जाएगा H/लैम्डा के, या दोस्तों ये रूट इधर लाएंगे तो स्क्वायर में हो जाएगा। ये दोस्तों हमारा एक कांस्टेंट मान है। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है वो मास के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी। और दोस्तों हम जानते हैं जो प्रोटॉन का मास होता है वो इलेक्ट्रॉन से अधिक होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है प्रोटॉन से, क्योंकि प्रोटॉन का मास होता है दोस्तों वो 6.67 × 10⁻⁻27 होता है, बल्कि जो इलेक्ट्रॉन का होता है दोस्तों 9.1 × 10⁻⁻31 है। यानी दोस्तों -31 पावर से 10⁻⁻27 अधिक होती है। तो इसके कारण प्रोटॉन का मास क्या हो जाएगा अधिक, इलेक्ट्रॉन का कम है। यदि दोस्तों इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी अधिक हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी हो जाएगा यानी कि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी वो प्रोटॉन से अधिक होगी। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी ग्रेटर देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं अपन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां। इसमें क्या दिया हुआ है कि संकेत आवर्ती यानी जो हमारा सर्वे संकेत होता है उसको वाहक तरंग पर लादने की क्रिया को कहते हैं। यानी दोस्तों हमारी जो सर्वे आवर्ती होती है उसका दोस्तों डायरेक्ट यानी ट्रांसमिशन नहीं किया जाता है, यानी दोस्तों संचरण नहीं किया जा सकता है। तो इसके कारण क्या होता है कि जो हमारी जो मूल तरंग होती है दोस्तों उसके अंदर एक अधिक आवर्ती की तरंग मिलाई जाती है कि जिससे कि इसकी फ्रीक्वेंसी का मान अधिक हो जाए और इसका संचरण हो सके यानी ट्रांसमिशन हो सके। तो दोस्तों ये जो हमारी अधिक आवर्ती वाली तरंग को मिलाने वाली जो प्रक्रिया होती है यानी जो वाहक तरंग को लादने की जो क्रिया होती है उसको कहा जाता है मॉड्यूलेशन यानी माइलेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। यानी दोस्तों हमारी जो मूल तरंग होती है जो संकेत आवर्ती होती है उसके अंदर दोस्तों हमारी जो हाई फ्रीक्वेंसी की जो वाहक तरंग होती है उसको मिलाने की जो क्रिया होती है उसको क्या कहते हैं
मॉड्यूलेशन यानी माइलेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब हाँ, आज का दोस्तों आपके लिए अंतिम क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है कि किसी ठोस का लचकदार व्यवहार है यानी निम्नलिखित पर निर्भर करता है। यानी दोस्तों हमारे जो इलास्टिक बिहेवियर होता है या अपन बोल सकते हैं जो इलास्टिसिटी होती है दोस्तों, वह किस पर डिपेंड करती है। तो दोस्तों वह डिपेंड करती है ओनली यानी दोस्तों हमारा जो सॉलिड होता है उसके टेम्परेचर पर। दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारी इलास्टिक यानी जो प्रत्यास्थता का मान होता है वो टेम्परेचर के मान के बढ़ने के कारण यानी इलास्टिक का मान कम हो जाता है। यानी दोस्तों हमारा जो इलास्टिक बिहेवियर होता है वो किस पर डिपेंड करता है, ठोस के तापक्रम पर। और दोस्तों दूसरा वह केवल जो हमारे पदार्थ होता है उसकी नेचर पर डिपेंड करता है, बल्कि और अन्य किसी चीज़ पर निर्भर नहीं करता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है यानी मॉक टेस्ट नंबर 2 कंप्लीट होता है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो आपको कैसे लगे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों आपका जो इस क्वेश्चनों के अंदर की स्कोर कितना रही है दोस्तों वो भी कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों यदि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे लगे हो, ये वीडियो आपके साथ आपके लिए हेल्पफुल हो, दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को दोस्तों ज़्यादा शेयर करें। और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों।